नमस्कार। आईएएस के क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रहे भारत के चीता स्थानांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो रिसेंट अभी न्यूज़ में था कि भारत में चीता है, उसके बारे में प्रश्न है। चीता इज ए प्रोटेक्टेड एनिमल अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। एशियाटिक चीता इज एट प्रेजेंट इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN, कि जो IUCN की लिस्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके अंदर है। एशियाई चीता वर्तमान में IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में है। राष्ट्रीय चीता संरक्षण प्राधिकरण इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। 1950 के दशक से भारत में एशियाई चीता विलुप्त हो गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य ढूंढना है और एक एक ही ऑप्शन दी गई है, इसका मतलब 3 तो पक्का ही सही है, गलत हमें ढूंढना है। तो देखते हैं क्या क्या है, सबको समझ लेते हैं। IUCN क्या है, साइट्स क्या है, आंसर अपने आप निकल आएगा। ये IUCN, इसकी स्थापना होती है 1948 के आसपास, और ये गवर्नमेंट के बीच में कोई समझौता नहीं है। जो पशु प्रेमी है उनकी एक संस्था है जो रेड लिस्ट निकालती है या इस तरीके की सर्वेक्षण करती है कि कौन से जो जानवर हैं उनकी स्थिति खराब है, उनके बारे में ये बताती है। जानवर हैं या पौधे हैं, तो क्या कैसा है इसका, ऑल स्पीसीज़, कितनी स्पीसीज़ है उसके बारे में डाटा। देखिए 2 तरीके से है। नॉट इवैल्यूएटेड, अभी तक जिनकी इवैल्यूएशन नहीं की गई उसका तो कोई डाटा ही नहीं है। जो कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो डाटा डेफिशिएंट है। बात शुरू होती है इवैल्यूएशन वाले से, किनको देखा जा चुका है, परखा जा चुका है, उसके बारे में एडिक्वेट डाटा भी है। तो ये यहाँ से शुरू होता है। ये 7 स्टेज हैं, 7 स्टेज। तो सबसे पहले लीस्ट कंसर्न, जिसकी अभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक ठाक मात्रा में है। दूसरी आ गई नियर थ्रेटेंड, कि डर लग रहा है कि ख़त्म हो सकता है निकट भविष्य में, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं उपजी है। फिर शुरू होता है क्राइटेरिया जो है थ्रेटेंड क्राइटेरिया, जिसमें डर है कि अभी लुप्त हो सकती है। उसमें क्या क्या है, पहले है सबसे नीचे वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, और सबसे खतरनाक है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो थ्रेटेंड के अंदर ये 3 हैं। और उसके बाद जो कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, जंगल में स्वाभाविक रूप से अब उसका जन्म नहीं होता, वो नहीं पाया जाता। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो गया अब किसी भी तरीके से। इसका मतलब है कि हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पर है, जंगल में हो सकता है कहीं हो भी, या कहीं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में उसको ये आर्टिफिशियली कर रहे हैं, लेकिन इससे तो अब है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। तो ये इसकी क्राइटेरिया है IUCN के। इसमें जो बात कही गई थी चीता इसके एंडेंजर्ड लिस्ट में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में एशियाटिक चीता, तो वो बात बिल्कुल सही है। एशियाटिक चीता जो है इसी में आता है, और इस वक्त केवल ईरान में पाया जाता है एशियाटिक चीता। तो ये स्टेटमेंट एक हमारी सही हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया साइट्स। ये क्या है, कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड की इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड फ्लोरा एंड फौना की। साइट्स, इसमें क्या अलग से क्राइटेरिया है, ये इंटर गवर्नमेंट है। सरकारें इससे बाध्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो उनके नेशनल लॉ है उनके ऊपर आ जाएगा। ऐसा प्रोविज़न है कि नेशनल लॉ ऐसे बनाए जाएं कि इससे मेल खाता रहे, ताकि इन जीव जंतुओं की सुरक्षा की जा सके। तो इसके 3 क्राइटेरिया हैं। अपेंडिक्स 1 भी है, 2 भी और 3 भी। इसमें 3%, 97% और 1%। क्या है कि सबकी तो अभी इवैल्यूएशन नहीं हुई ना, तो ऑलमोस्ट 36,000 स्पीसीज़ के बारे में है। तो अपेंडिक्स 1 जो है उसमें ज़्यादातर क्या है, पौधे हैं। देखिए 15% एनिमल है, 85% पौधे हैं। इनमें क्या है, स्पीसीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, ये उस लिस्ट में है जिनका डर है कि लुप्त हो सकती हैं। इनका जो ट्रेड है, कमर्शियली ट्रेड है, जनरली प्रोहिबिटेड है, लेकिन किसी कंडीशन के अंदर 2 देश कर सकते हैं, जैसा कि भारत और पहले नामीबिया ने किया, फिर साउथ अफ्रीका ने किया, कि इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, भारत में आया है, उसके लिए गाइडलाइंस है, वो बाकायदा फॉलो की जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई कि चीता इसमें अपेंडिक्स 1 में है। इसी प्रकार से 2 है और 3 है। अब देख लेते हैं प्रश्न को, एक और देख लेते हैं। ये है एक्शन प्लान कि चीता भारत में लाया जाए।
भारत सरकार लेके आई है इसको सब कुछ, और ये किसके अंडर है अभी काम कर रहा है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर ही काम कर रहा है अभी। इसके लिए कोई नई चीता कंजर्वेशन अथॉरिटी नहीं बनाई गई है, नेशनल टाइगर ही इसको भी देखेगा। और ये नेशनल टाइगर कैसे बनता है? प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद ये 2006 के आसपास ये अथॉरिटी बनती है। इसके लिए पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 वाला, उसे अमेंड किया जाता है 2006 में, उसके अंतर्गत इसको बनाया जाता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह वाली है वो सारी इसे देखती है। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं, उसके उत्तर को भी देख लेते हैं। तो चीता अपेंडिक्स ए के तहत संरक्षित जानवर है, ये सच्चाई है। एशियाई चीता वर्तमान में आयुसीन की गंभीर रूप से लुप्त प्राय सूची में है, बिल्कुल ये भी सही है, और केवल ईरान में पाया जाता है। 1950 के दशक से भारत में एशियाई चीता विलुप्त हो गया है, ये भी सही है। 1952 के बाद छत्तीसगढ़ के जंगलों के बाद इसे दोबारा नहीं देखा गया, तो ये भी सही है। तो असत्य ही ढूंढना था हमें, तो इसका आंसर है केवल 3। तो ये आपके हो गए चीता से रिलेटेड आंसर और प्रश्न टॉपिक। अब देखते हैं, विद द रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्ट एंड कल्चर का है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जो ओडिशा मंदिर है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इसका निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडगंग के शासनकाल में हुआ था। कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं तीनों चीज़ों को कैसे है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो दो स्टाइल है, एक तो है नागर मुख्यतः और दूसरा है द्रविड़। देखिए ज़्यादातर ऐसा क्राइटेरिया है कि विंध्य से नीचे नीचे वाले जितने टेम्पल हैं वो लगभग द्रविड़ शैली में आते हैं, ऊपर उसी में आते हैं नागर स्टाइल में। और जो उड़ीसा है वो कहाँ है? ऊपर है, तो नागर स्टाइल का है। तो द्रविड़ शैली में नहीं है, नागर स्टाइल का। और नागर के अंदर भी एक शैली है जिसे कहा जाता है कलिंग शैली। कई बार इसे रेखा स्टाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शिखर हैं जो नागर शैली में बनते हैं ये थोड़े इस प्रकार से होते हैं, इन्हें नागर शैली से कहा जाता है। तो इसको डिटेल में तो नहीं यहाँ पर पढ़ सकते, टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा है, प्रश्न के हिसाब से देख लेते हैं। ये जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसका ये एक मैप है, ग्राउंड प्लान है। देखिए ये इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। ये ऐसा टेम्पल है जहाँ पर चारों चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें है नाट्य मंडप, और फिर है भोग मंडप जहाँ पर भोग लगाया जाएगा ईश्वर को। उसके बाद है जगमोहन मंडप, और ये है मेन जो है गर्भगृह। तो इस प्रकार से ये मंदिर है, गर्भगृह, जगमोहन मंडप, भोग मंडप, नाट्य मंडप। इस मंदिर के बारे में, मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में 2 शब्द बहुत आते हैं, कन्फ्यूज़न रहती है। एक आता है पंचयतन और एक आता है रथ, या तो पंचरथ करके आ जाएगा या त्रिरथ करके आ जाएगा, पंचरथ। तो देखिए पंचयतन तो वो टेम्पल होते हैं जिनमें एक सेंटर में मंदिर होता है और चारों तरफ अलग अलग छोटे छोटे देवी देवता होते हैं। और जो पंचरथा है वो बेसिकली आर्किटेक्चर का एक सिस्टम है जिसमें रथा क्या होता है, जो भारत के नगर स्टाइल के मंदिर हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, क्रूसीफॉर्म स्टाइल में। इस प्रकार से जब इसमें बेंड दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, और ये 3 बेंड हो जाए तो ये हो जाता है त्रिरथ, 5 दे दिए जाए तो ये हो जाता है पंचरथ, और इस तरीके से 7 दे दिए जाए तो हो गया सप्तरथा। तो इस प्रकार से रथा स्टाइल है। तो ये जो मंदिर है पूरी वाला ये पंचरथा है, इसमें 5 रथ हैं। ये इसका ऊपर से व्यू है, नाट्य मंडप, भोग मंडप, जगमोहन और गर्भगृह। और जो ब्लैक पैगोडा है वो इसे कहा जाता है, जो टेम्पल है कोणार्क। कोणार्क का जो मंदिर है सूर्य मंदिर,
उसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। एक्चुअली क्या है कि जब पहले यूरोपियन कंपनी आती थी, दूर से वो तट पर दिख जाता था और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो काले रंग की रहती है, तो लगता था उन्हें कि काला टेम्पल है। उनकी भाषा में टेम्पल को पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा उसका नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया टेम्पल आर्किटेक्चर का। अब इसका जिक्र क्यों आया है? भारत सरकार का अपना देश देखो करके एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर क्या है, ट्रेनें चलाई जाती हैं। उसी में एक ट्रेन चली है जगन्नाथ यात्रा के लिए दिल्ली से, जो वाराणसी जाएगी, गया जाएगी, बैद्यनाथ धाम है झारखंड में, वहाँ पर जाएगी, और पुरी और कोणार्क यहाँ पर जाएगी इन मंदिरों को दिखाने। इसीलिए इसका अभी जिक्र आया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर का भारत का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, गलत है। कोणार्क के मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। इसे मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया। देखिए आसान था, ये नागर स्टाइल है, द्रविड़ शैली नहीं है। इसका निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडगंग के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल सही है, 11वीं शताब्दी के आसपास इन्हीं के शासनकाल में होता है। तो ये सही है। जो उनकी मूर्ति है जो अंदर, वो लकड़ी की बनाई जाती है, पत्थर की नहीं होती। कहीं भी ऐसा नहीं है भारत के मंदिरों में कि जो मेन जो मूर्ति है वो लकड़ी की हो। यहाँ पर लकड़ी की ही बनाई जाती है। तो ये भी एक साथ में पॉइंट आ गया। कौन सा सही है? इसमें से केवल 3 ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, वर्चुअल करेंसी की बात हो रही है। क्रिप्टो करेंसी ऐसी किसी भी मुद्रा को संदर्भित करती है जो ऑनलाइन मौजूद होती है, जबकि दूसरी ओर डिजिटल मुद्रा ब्लॉकचेन डेटाबेस पर रिकॉर्ड के रूप में रखी गई मुद्रा को संदर्भित करती है। अब ये क्या कह रहा है कि डिजिटल करेंसी ऐसी है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसे ऑनलाइन है, उसे सबको ही कहा जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी रेफर्स टू एनी करेंसी दैट एग्जिस्ट ऑन ऑनलाइन। ठीक है, ये ऐसी बात है। दूसरी क्या कह रहा है, डिजिटल करेंसी ऐसी है जिसका रिकॉर्ड जो है ब्लॉकचेन पे रखा जाता है। अगला है डिजिटल करेंसी विल बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट while cryptocurrencies are independent of any coalition or central authority and are determined only by the storing encryption। कि जो डिजिटल करेंसी है उसको तो बैक करेगी गवर्नमेंट, और क्रिप्टो करेंसी किस पे रहेगी, इनक्रिप्शन डाटा है उसी पर उसका सिस्टम चल रहा है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपस में पहले ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो इसका मतलब एक तो इसमें से गलत है। डिजिटल करेंसी फिएट मनी का एक डिजिटल प्रारूप है, हो सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी पूर्ण रूप से एक वर्चुअल करेंसी है जिसकी कोई आधिकारिक भौतिक संपत्ति नहीं है। तो कह रहा है डिजिटल करेंसी एक फिएट मनी है, वेरस क्रिप्टो करेंसी क्या है, प्योरली वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई भी भौतिक आधार नहीं है। अब इन सब बातों का मतलब क्या है उसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। डायग्राम से जल्दी याद रहता है, इसीलिए उसी के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पर पहला ही सवाल है कि क्या सिक्के फिएट मनी है? तो वो कह रहा है पहले क्या होता था, जब सिक्के चलते थे, जितना सोना होता था, अगर किसी के पास कोई सिक्का है सोने का तो उसकी बाज़ार में वही मूल्य होता था सोने का। उसको ले लो आप, सिक्के को रख लो या सोने को खरीद लो, एक ही बात थी। तो क्या कह रहा है, अगर ऐसा है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी है वो भी 10 रुपये है और लीगल वैल्यू भी 10 रुपये है, तो क्या है, वो फिएट मनी नहीं है। तो फिएट मनी क्या हुई? फिएट मनी ऐसी मनी है जिसकी वैल्यू कुछ और है, जो उसका असली वजूद है वो कुछ और है, और सिर्फ उसकी वैल्यू किस लिए है, क्योंकि किसी सरकार ने या किसी अथॉरिटी ने उसे कह रखा है। जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 1 रुपये है मान लेते हैं, लीगल वैल्यू क्या है, 10 रुपये। 10 का सिक्का है, 10 रुपये का सामान मिलेगा, लेकिन उसमें लागत कितनी है, 1 रुपये की। तो ये क्या हो गया, बोथ इंट्रिंसिक एंड लीगल वैल्यू आर डिफरेंट, इट इज़ कॉल्ड फिएट मनी। तो फिएट मनी का कंसेप्ट आप समझ गए क्या है, कि किसी अथॉरिटी ने बैक किया है पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू और उसमें डिफरेंस है। ये हो गया फिएट मनी। फिएट करेंसी एंड अदर करेंसी, फिएट करेंसी हमने पढ़ लिया। अदर करेंसी कैसी हो सकती है, कमोडिटी मनी, ये वही चीज़ हो गई। सिक्का, सोना खरीद लीजिए, सोने की जो वैल्यू है सोने की ही रहेगी, वो हो गई कमोडिटी मनी, उसकी वैल्यू है वो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वही है जो उसकी बाज़ार में वैल्यू है। रिप्रेजेंटेटिव मनी कह रहा है इस तरीके का मनी हो गया जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया,
कि देखने में कुछ भी नहीं है लेकिन उसको स्वैप करते ही पैसा है। फिर आ गया है क्रिप्टो करेंसी। ये क्या है? इज़ ए डिजिटल करेंसी फ्री ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, अपने आप वर्चुअली ये ऑनलाइन चल रही है। ये बातें हमने समझ ली। एक और डिफरेंस देख लेते हैं। अब अभी हमने देखा फिएट मनी के बारे में, क्योंकि आया था हमारी तीसरी ऑप्शन में कि फिएट मनी क्या है। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में। वो पहली जो 2 लाइनें थी, तो डिजिटल करेंसी क्या है? ये कह रहा है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है जिसमें आप मनी को यूज़ कर सकते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये क्या है? डिजिटल मनी है। मनी असली है, सरकार ने बैक किया हुआ फिएट मनी है, लेकिन वो डिजिटली हम उसको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये हो गई डिजिटल करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कह रहा है? इज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट बट इनक्रिप्शन है, उस सिस्टम से है, अपने आप उसकी कितनी वैल्यू, जैसे पीछे बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाख 60 लाख पहुंच गई, फिर गिर गई, सरकार से कुछ लेना देना नहीं था, अपने आप हो रहा था। तो इस तरीके से चीज़ है, ये सिक्योर्ड बाय इनक्रिप्शन है। इसमें रेगुलेशन क्या है? कोई रेगुलेशन नहीं है। डिजिटल करेंसी फुली रेगुलेटेड है, आरबीआई कर रही है जैसे भारत में। उसमें क्या है? कोई भी नहीं कर रहा, कोई रेगुलेशन करने वाला नहीं है। टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि किस पे बेस्ड है? ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन कैसे काम कर रही थी? सारी पार्टी अपने आप अपना काम कर रही थी, कोई टोकन जनरेट हो रहा था, सारी कंसर्न्ड पार्टीज ओके कर रही थी, सिस्टम चल रहा था, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कोई नहीं थी, सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज था। डिजिटल करेंसी रेट्स आर स्टेबल, ऑब्वियस है, वो हाई वॉलेटाइल रहेगी क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के बैक है। हु गेट्स टू नो व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शन? डिजिटल करेंसी जो है उसकी ट्रांजैक्शन हमें नहीं पता लगती कैसे हो रही, किसके पास होगी? या तो सेंडर के पास होगी, रिसीवर के पास होगी, बैंक के पास, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, जो उसको चेक कर सकते हैं, छापा मार सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन कैसी होगी? पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि आम पब्लिकली अवेलेबल है, इसका मतलब है जितने लोग उसमें पार्टिसिपेंट थे उनके पास एक एक कॉपी चली गई थी, तो उनको पता है कौन क्या क्या कर रहा है। तो इस प्रकार के इसमें और इसमें ये फ़र्क हो गया। और क्या है? ये इनक्रिप्शन पे बेस्ड है और ब्लॉकचेन पे है, ऐसा इसका कुछ नहीं है। ये पासवर्ड वगैरह हम रखते हैं, उस पर सिस्टम चलता है। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या था? क्रिप्टो करेंसी रेफर्स टू एनी करेंसी दैट एग्जिस्ट ऑनलाइन, while digital currency on the other hand refers to currency held as a record on a blockchain database। ऐसा नहीं है, उल्टी बात कह रहा है तो दोनों ही ऑनलाइन, क्रिप्टो करेंसी भी ऑनलाइन है, डिजिटल भी ऑनलाइन है, पर वो क्या है? वो ब्लॉकचेन पे है और ये ब्लॉकचेन पे नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट इसकी गलत है। डिजिटल मुद्रा सरकार द्वारा समर्थित होगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी गठबंधन या केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र है और केवल मजबूत इनक्रिप्शन पर निर्धारित है। बिल्कुल सही बात है। तीसरी स्टेटमेंट, डिजिटल करेंसी फिएट मनी का एक डिजिटल प्रारूप हो सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी पूर्ण रूपेण एक वर्चुअल करेंसी है जिसकी कोई आधिकारिक भौतिक संपत्ति नहीं होती। तो हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि वो फिएट मनी है जो डिजिटल करेंसी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो गई। इसमें पूछ कह रहा है कौन से सही हैं, तो कौन से सही हो गए? 2 और 3। ठीक है, ये हो गया क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।